आज की कहानी कुछ ऐसे जिनों की है जो हमेशा ही खूबसूरत और नई दुल्हनों की तलाश करते रहते हैं और जब उन्हें कोई ऐसी दुल्हन नजर आती है तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नितिन और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी। नितिन हनीमून और सुहागरात मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर बड़े से होटल में एक शानदार कमरा बुक करता है। शादी के अगले ही दिन दोनों होटल में चले जाते हैं और वहाँ दोनों अपना सामान रखकर फ्रेश होते हैं। नितिन और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी, जिस कारण दोनों के बीच बातें काफ़ी कम हुई थी। नितिन प्रीति के साथ कुछ समय अकेला बिताना चाहता था, इसलिए नितिन प्रीति को लेकर घूमने चला जाता है, जहाँ पर दोनों एक मंदिर में भगवान की दर्शन करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे जंगल की शुरुआत थी। मौसम भी काफ़ी सुहाना था। नितिन प्रीति के साथ जंगल की ओर जाने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जंगल की शांति में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे थे। जंगल में रास्ता न भटक जाए, इसके लिए नितिन रास्ते में आ रहे पेड़ों पर क्रॉस का चिन्ह लगाते जा रहा था। कुछ समय के बाद नितिन की नज़र जमीन पर पड़ी, जिस पर प्रीति और नितिन की छाया के साथ साथ एक और छाया उनके साथ चलता हुआ नजर आ रहा था। नितिन प्रीति से बातें करते हुए कई बार पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उसके पीछे कोई नज़र नहीं आता। नितिन को ऐसा लगता है कि उन दोनों के साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, जिसकी परछाई जमीन पर बन रही है। नितिन काफ़ी डर जाता है और घबरा जाता है। नितिन को बार बार शक होता है और वो पीछे पलट कर देखता रहता है, पर पीछे कोई नज़र नहीं आता। फिर नितिन ने ये सोचा कि शायद किसी पेड़ का परछाई होगा और नितिन प्रीति के साथ बातें करने लगता है। दोपहर ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। जल्दी ही रात होने वाली थी। नितिन को इस रात का काफ़ी दिनों से इंतजार था। नितिन और प्रीति वापस जाने की सोचते हैं। नितिन अपने बनाए हुए निशानों को देखता हुआ वापस लौट रहा था। कुछ देर चलने के बाद नितिन को ऐसा लगता है जैसे वह बाहर निकलने की जगह जंगल के अंदर जा रहा है और भूल भुलैया में खो गया है। शाम भी रात की ओर बढ़ रही थी। नितिन घबरा जाता है और प्रीति के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और जंगल में रास्ते की तलाश करने लगता है। अब पेड़ पर बने निशान भी दिखाई देना बंद हो गए थे। चारों ओर अंधेरा होने लगा था। नितिन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक जोर का झटका महसूस होता है, जैसे किसी ने प्रीति के हाथों को उसके हाथों से झटक कर अलग कर दिया हो, और वो जमीन पर गिर जाता है। नितिन जब खुद को संभालते हुए देखता है तो उसकी नज़र एक विशालकाय जिन पर पड़ती है, जो प्रीति को लेकर जा रहा था। नितिन आवाज़ देने के लिए जोर से चिल्लाता है, जिस पर वो जिन पीछे मुड़कर देखता है और नितिन को ऐसा लगता है कि जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो ना तो हिल पा रहा था और ना ही उसकी आवाज़ निकल पा रही थी। प्रीति भी उस जिन के वशीकरण में आ चुकी थी। नितिन के सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। कुछ देर के बाद नितिन की आंखें भारी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर उस जिन ने पूरी रात प्रीति के साथ सुहागरात मनाई। अगली सुबह जब नितिन की आंखें खुलती है तो वो प्रीति को अर्धनग्न हालत में पाता है। नितिन ने अपने हाथों और पैरों को हिलाकर देखा तो उसके हाथ और पैर नॉर्मल थे। नितिन प्रीति के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। प्रीति की नींद खुल जाती है। नितिन ने प्रीति से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो प्रीति ने बोला, हाँ, मुझे क्या होगा। और जंगल में ही सुहागरात बनाना था तो इतने महंगे होटल क्यों किए? ये सुनकर नितिन हैरान हो जाता है। प्रीति पूरी रात उस जिन को नितिन समझ रही थी। नितिन ने देखा प्रीति बिल्कुल सहज थी। उसने अपने कपड़े पहने और नितिन के साथ होटल वापस आ गई। नितिन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो प्रीति से सब कुछ बताना चाहता था, पर प्रीति नाराज ना हो जाए इस डर से प्रीति को कुछ नहीं बताता। नितिन अब उस जगह पर एक और रात बिताना नहीं चाहता था और वो वापस आ जाता है।